हर हर महादेव दोस्तों, मैं तेरी हीर सीजन फर्स्ट के बाद मैं लेकर आई हूँ मैं तेरी हीर सीजन सेकंड। कहानी आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि बीते एक महीने में मैंने काफी कुछ काम किया था और इस वजह से मेरा गला थोड़ा सा खराब हो चुका है। तो धीरे धीरे ये सही हो जाएगा, बट तब तक के लिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। तो हाँ, मैं तेरी हीर भाग 1 सीजन फर्स्ट में आपने सुना कि शक्ति काशी से अपनी भावनाएं जाहिर कर देता है। मुन्ना भी गौरी से मिलने इंदौर आ जाता है और बारिश की वजह से उसे गौरी के घर ही रुकना पड़ता है। वंश इंदौर आकर गौरी से अपनी फीलिंग शेयर करने का सपना देख रहा था, लेकिन उसके सामने मुंबई वाले ऑडिशन का कॉल लेटर आ जाता है। वंश को प्यार और सपने में से किसी एक को चुनना होता है और जैसा कि वंश शुरू से था, वह अपने सपने को चुनता है और मुंबई चला जाता है, जहां ऑडिशन देने के लिए जाते वक्त उसकी मुलाकात होती है 2 लड़कियों से, जिनमें से एक का नाम पूर्वी होता है और दूसरी वाली का नाम बताए बिना ही सीजन खत्म हो चुका होता है। आखिर कौन थी ये लड़की? क्या ये लड़की बदल देगी वंश की जिंदगी? हाँ, ये जानते हैं। मुंबई के ट्रैफिक में फंसा वंश अपनी गाड़ी में बैठा ट्रैफिक क्लियर होने का इंतजार कर रहा था। उसने हाथ पे बंधी घड़ी में देखा, वह लेट हो चुका था। जैसे ही सिग्नल पर हरी बत्ती हुई, वंश तेजी से वहां से निकला। वह प्रोडक्शन हाउस के सामने पहुंचा और जल्दी से गाड़ी को साइड लगाकर अंदर चला आया। उसने ये ध्यान ही नहीं दिया कि गाड़ी नो पार्किंग में खड़ी है। वंश ने अंदर आकर रिसेप्शन पर बैठी लड़की से पूछा, ऑडिशन कहाँ हो रहे हैं? फर्स्ट फ्लोर, हॉल नंबर 201। लड़की ने वंश को प्यार भरी नजरों से देखते हुए कहा, या थैंक यू। कहकर वंश सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। वह ऊपर चला आया। उसने देखा ऑडिशन रूम के बाहर कुछ लड़के लड़कियां बैठे थे। वंश भी वहां पड़े खाली सोफे पर आ बैठा। वह थोड़ा घबरा भी रहा था, क्योंकि काफी लड़के लड़कियां रिजेक्ट होकर बाहर जा रहे थे। वंश के बिल्कुल सामने 2 लड़कियां बैठी थी, जिन्होंने अपने चेहरे मैगजीन से ढक रखे थे। ये गधा यहाँ क्या कर रहा है? पूर्वी के बगल में बैठी लड़की ने कहा, ये भी शायद ऑडिशन देने आया होगा। पूर्वी ने धीरे से कहा, मतलब तुम इस खड़ूस के साथ काम करोगी? लड़की फिर फुसफुसाई, अभी मैं सिलेक्ट नहीं हुई हूं। पूर्वी ने लड़की को घूरते हुए कहा, पूर्वी देसाई, अगला नंबर आपका है। ऑडिशन रूम से एक लड़की ने बाहर आकर कहा। वंश ने एक नजर उन दोनों को देखा और फिर अपने फोन में बिजी हो गया। पूर्वी का नंबर आने पर वह अंदर चली गई। पूर्वी की दोस्त ने मैगजीन को थोड़ा सा नीचे किया और सामने बैठे वंश को देखने लगी। उसकी गहरी भूरी आंखें, गोरा रंग, गठीला बदन, सुर्ख लाल होंठ, स्टाइलिश बाल और जूते देखकर लड़की एकटक उसे देखे जा रही थी। अगले 20 सेकंड बाद ही वंश उसे क्यूट लगने लगा था, लेकिन सहसा ही उसे ट्रैफिक वाली बात याद आ गई और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वह धीरे से बड़बड़ाई, खड़ूस। उसने मैगजीन को वापस ऊपर कर लिया और पन्ने पलटते हुए पूर्वी के आने का इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद पूर्वी आई। उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर लड़की समझ गई कि वो सिलेक्ट नहीं हुई है। वंश ने देखा सब एक एक करके अंदर जा रहे हैं, लेकिन उसकी बारी अभी तक नहीं आई है। वह उठा और गेट के बाहर खड़े लड़के से आकर कहा, हाय, मेरा नाम वंश गुप्ता है। मैं यहाँ ऑडिशन देने आया था, लेकिन अभी तक मेरा नंबर नहीं आया। क्या नाम बताया तुमने? लड़के ने हाथ में पकड़ी नामों की लिस्ट देखते हुए कहा, वंश गुप्ता। वंश ने कहा, तुम्हारा नंबर तो 2 घंटे पहले ही आकर जा चुका है, तुम लेट हो गए। लड़के ने कहा, वो एक्चुअली मैं ट्रैफिक में फंस गया था। तुम उनसे बात करो ना, मैं ऑडिशन देने के लिए तैयार हूं। वंश ने उम्मीद भरे स्वर में कहा, सॉरी ब्रो, अभी कुछ नहीं हो सकता। ये मुंबई है, यहाँ टाइम की बहुत वैल्यू है। तुम जा सकते हो, तुम्हारा ऑडिशन कैंसिल हो चुका। लड़के ने कहा और वहां से चला गया। वंश का मुंह उतर गया। इतनी दूर बनारस से मुंबई वह इसीलिए तो आया था और पहली बार में ही उसे रिजेक्ट भी कर दिया गया। वंश ने अपना बैग उठाया और वापस जाने के लिए मुड़ गया। चलते चलते वंश सामने से आते लड़के से टकरा गया
और लड़के के हाथ में पकड़ी चाय वंश के कपड़ों पर आ गिरी। सॉरी सर, लड़के ने कहा। इट्स ओके, वंश ने अपने जैकेट को झाड़ते हुए कहा। पहली बार उसने गुस्सा नहीं किया क्योंकि वह ऑडिशन ना दे पाने की वजह से काफी अपसेट था। लड़का बाकी के कप संभाले हुए आगे बढ़ गया और ऑडिशन रूम में चला आया। वंश ने देखा जैकेट के साथ साथ उसकी सफेद टी शर्ट भी खराब हो चुकी है। वह गैलरी की तरफ चला आया। उसने अपना जैकेट निकाला और फिर टी शर्ट पर गिरी चाय को साफ करने लगा। वंश ऑडिशन रूम की खिड़की के सामने ही खड़ा था, लेकिन उसे इस बात का एहसास नहीं था और वह उदास सा अपनी टी शर्ट को साफ कर रहा था। यार केडी, बाकी सब सिलेक्शन तो हो गए, लेकिन हीरो का क्या? कहानी का लीड तो वही होगा ना। ऑडिशन लेने बैठे लड़के ने प्रोड्यूसर से कहा, जितने भी ऑडिशन हुए उनमें कुछ नया है नहीं, वही घिसे पिटे डायलॉग और एक्टिंग। मुझे कुछ फ्रेश चाहिए, जिससे पर्दे पर देखते ही लोगों की आंखें चमक उठे और होंठों से निकले वाह। कोई ऐसा चेहरा हो तो ढूंढ कर लाओ, केडी ने कहा, जो कि प्रोड्यूसर होने के साथ साथ लड़के का अच्छा दोस्त भी था। कहां से लाऊं ऐसा चेहरा और लड़का? कहते हुए लड़का, जिसका नाम सुमित है, वह खिड़की के बाहर खड़े वंश को देखता है, जो कि अपनी टी शर्ट उतार कर खड़ा था। सुमित अपनी कुर्सी से उठकर खिड़की के पास जाता है और वंश को देखने लगता है। वंश का चेहरा, उसकी बॉडी, उसका लुक सब परफेक्ट था। वह मुस्कुराया और बाहर खड़े लड़के को अंदर आने को कहा। जी सर, दरवाजे के बाहर खड़े लड़के ने अंदर आकर कहा। वो जो लड़का बाहर खड़ा है उसे अंदर लेकर आओ, सुमित ने कहा। कौन वो लड़का? लेट आने की वजह से उसका ऑडिशन तो पहले ही कैंसिल हो चुका है, वो आपको क्यों चाहिए? लड़के ने कहा। तुमसे जितना कहा है उतना करो, जाकर उस लड़के को यहां लेकर आओ अभी, सुमित ने थोड़ा सख्त होकर कहा। लड़का चला गया। उसके जाने के बाद केडी सुमित की तरफ पलटा और कहा, क्या हुआ? ऐसा क्या है उस लड़के में? अभी खुद ही देख लेना। मुझे लगता है वो तुम्हारी सीरीज के लिए परफेक्ट है, सुमित ने कहा। कुछ देर बाद वंश अंदर आया। हालांकि वह अभी भी अपनी टी शर्ट पर लगे चाय के दाग को छुपाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। सुमित ने उसे देखा और कहा, तुम्हारा आज ऑडिशन था, तुमने दिया क्यों नहीं? वो मैं लेट हो गया था और इस वजह से मुझे अंदर आने नहीं दिया, वंश ने कहा। अपना जैकेट उतारो, सुमित ने कहा। वंश ने अपना जैकेट उतार कर रख दिया। अब वह टी शर्ट में था, जिसमें उसकी बॉडी के उभार साफ दिखाई दे रहे थे। केडी बस खामोशी से उसे देख रहा था। सुमित ने वंश को दाएं बाएं मुड़ने को कहा, उसे चलने को कहा, उससे कुछ सवाल किए जिनका वंश ने काफी संजीदगी से जवाब दिया। उन्होंने वंश को एक रोमांटिक डायलॉग बोलने को भी दिया, जिसे बोलना वंश को अजीब लग रहा था, लेकिन उसे किसी भी हाल में यह ऑडिशन पास करना था, इसलिए उसने हाँ कह दिया। वंश की लुक, आवाज और उसका एक्सप्रेशन सब अच्छे थे। आखिर में सुमित ने कहा, अपना टी शर्ट उतारो। मैंने सुना है कि ऑडिशन पास करने के लिए कुछ भी करना पड़ता है, जैसे डायरेक्टर कहे, लेकिन मैं वैसा नहीं हूं, बता रहा हूं, वंश ने अपनी टी शर्ट को सही करते हुए कहा। तुम्हारा दिमाग खराब है? यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। ये एक रोमांटिक साइड लव स्टोरी बेस्ड सीरीज है, जिसमें तुम्हें लीड रोल मिलने जा रहा है। तुम्हारी बॉडी परफेक्ट है या नहीं, ये देखने के लिए ऐसा कहा जा रहा है। अब उतारोगे या बाहर जाओगे? सुमित ने सख्त स्वर में कहा। क्या? रोमांटिक सीरीज में लीड रोल? लेकिन मैंने तो ऑडिशन फॉर्म में विलन के लिए अप्लाई किया था, वंश ने मासूमियत से कहा। वंश की बात सुनकर केडी हंसने लगा और सुमित से कहा, ये लड़का बड़ा इंटरेस्टिंग है, मुझे ये अपनी सीरीज में चाहिए। सुमित से बात करके केडी वंश की तरफ पलटता है और कहता है, ए सुनो, तुम किसी भी एंगल से विलन नहीं लगते हो। तुम एक क्यूट रोमांटिक लड़कियों को पसंद आने वाले लड़के हो। तुम पर हीरो का रोल सूट करेगा। कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी ही होगी। ये शायद मेरे लिए पहला मौका हो और हो सकता है इसके बाद मैं वो हासिल कर लूं जो मैं चाहता हूं। पापा ने भरोसे के साथ मुझे यहाँ भेजा है, मुझे इससे हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। मैं हाँ कह देता हूं, वंश ने मन ही मन कहा। हाँ तो क्या सोचा तुमने? सुमित ने सवाल किया। मैं तैयार हूं सर, वंश ने कहा। ओके, टी शर्ट उतारो और वो वहां रखा कोट पहन लो,
सुमित ने कहा तो वंश ने वैसा ही किया। उस लंबे कोट में वंश काफी हैंडसम लग रहा था। केडी अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ और सुमित की तरफ पलटकर कहा, ये बनेगा मेरी सीरीज का हीरो। तुम इसे सारी फॉर्मेलिटीज समझा देना, मैं चलता हूं, मेरी मीटिंग है। केडी वहां से चला गया। सुमित उठा और वंश के पास आकर कहा, पहली बार में इतना बड़ा ऑफर मिलना आसान बात नहीं है। बाहर मुझसे ऑफिस रूम में आकर मिलो। ओके सर, वंश ने कहा। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने जल्दी से कोट निकाला और अपनी टी शर्ट जैकेट पहनकर बाहर चला आया। ऑडिशन रूम के बाहर सुमित का ऑफिस रूम था। वह वहां आया। सुमित ने उसे बैठने को कहा और कुछ पन्नों का एक कॉन्ट्रैक्ट उसकी तरफ बढ़ाकर कहा, इसे अच्छे से पढ़ लेना और साइन कर देना। शूटिंग 1 महीने बाद है, इसलिए अच्छे से तैयारी कर लेना। तुम्हारी साइनिंग पेमेंट तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट के तुरंत बाद मिल जाएगी और बाकी शूटिंग के बाद। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, कहकर वंश जाने लगा तो सुमित ने कहा, सुनो। हाँ सर, वंश ने पलट कर कहा, आगे से वक्त पर आना, मुझे देर से आने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। कहकर वंश वहां से चला गया। खुशी खुशी मुस्कुराते हुए वह अपना बैग लिए नीचे चला आया। उसने सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी वह सिलेक्ट भी हो जाएगा। उसने सबसे पहले मुन्ना को फोन लगाया। मुन्ना इंदौर अधिराज जी के घर में था और सो रहा था। फोन वाइब्रेट हुआ तो उसने उठाया और कहा, हेलो। हे मुन्ना, गेस व्हाट, क्या हुआ? मैं सिलेक्ट हो गया, वो भी फर्स्ट बार में। वंश ने खुश होकर कहा, बधाई हो मेरे भाई। मुन्ना ने थैंक्स यार, लेकिन मुझे विलेन का रोल नहीं मिला, बल्कि हीरो का रोल मिला है। वंश ने थोड़ा अपसेट होकर कहा, पागल है तू, सच में हीरो ही तो है अपनी कहानी का, समझा? अब मत लगाकर काम करना। मुन्ना ने कहा, घर की बहुत याद आ रही है और तेरी भी। वंश ने फिर अपसेट होकर कहा, पहली बार घर से दूर गया है ना, इसलिए। तेरी शूटिंग कब से शुरू हो रही है? मुन्ना ने पूछा। अभी कहाँ, अभी तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, उसके 1 महीने बाद शूटिंग है। वंश ने प्रोडक्शन हाउस से बाहर आते हुए कहा। तो तब तक तो वहीं रुकेगा? मुन्ना ने उठकर अंगड़ाई लेते हुए पूछा। नहीं, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने तक यहीं हूँ, फिर वापस आ जाऊंगा बनारस। 1 महीने बाद वापस मुंबई आ जाऊंगा, फिर तो हमेशा यहीं रहना पड़ेगा ना। वंश ने कहते हुए जैसे ही सामने देखा, उसे अपनी यानी नवीन की गाड़ी नजर नहीं आई। ए मुन्ना, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, अभी मुझे निकलना होगा, कहकर वंश ने फोन काट दिया। वंश उस तरफ आया जहां अपनी गाड़ी खड़ी की थी। उसने दूसरी ओर खड़े गार्ड से अपनी गाड़ी के बारे में पूछा तो गार्ड ने कहा, उसे तो ट्रैफिक पुलिस वाले उठाकर ले गए। अरे ऐसे कैसे ले गए? वंश ने हैरानी से कहा। अरे भैया, अब जब नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करोगे तो वो तो ले जाएंगे ना। जाओ जाकर पुलिस स्टेशन में पता करो। गार्ड ने हथेली पर जर्दा रगड़ते हुए कहा। क्या मुसीबत है, कहते हुए वंश ने अपना सर पकड़ लिया। एक तो गाड़ी उसकी नहीं थी, ऊपर से वो जब्त भी हो चुकी थी। वंश को याद आया नवीन ने उसे अपना कार्ड दिया था। वंश ने उसे अपनी जेब से निकाला और नवीन का नंबर डायल करने लगा। मुन्ना ने फोन रखा और कमरे से बाहर जाने के लिए जैसे ही दरवाजा खोला, सामने खड़ी गौरी को देखकर हक्का बक्का रह गया। गुड मॉर्निंग, गौरी ने खुश होकर कहा। तुम यहाँ क्या कर रही हो, वो भी सुबह सुबह? मुन्ना ने हैरानी से कहा। अंदर चलो, बताती हूँ। गौरी ने मुन्ना को धक्का देकर कमरे में ले जाते हुए कहा। क्या कर रही हो और ये दरवाजा बंद क्यों किया है? तुम्हें ऐसे हमारे कमरे में नहीं आना चाहिए। नाना जी और नानी माँ घर पर हैं, वो काशी भी। मुन्ना ने इतना ही कहा कि गौरी ने मुन्ना के दोनों होठों को अपनी उंगली से पकड़कर बंद करते हुए कहा। बहुत सवाल करते हो तुम। मैं तुमसे मिलने आई हूँ और तुम होगी। खैर छोड़ो, मैं तुम्हें सिर्फ ये बताने आई हूँ कि आज का पूरा टाइम तुम मेरे साथ स्पेंड करोगे। पूरा मतलब पूरे 12 घंटे। अभी 10 बज रहे हैं, अब से लेकर रात 10 बजे तक तुम और मैं साथ रहेंगे, ओके? गौरी, ये क्या बचपना है? हमें आज दोपहर में किसी जरूरी काम से बाहर जाना है।
हम पूरा दिन तुम्हारे साथ नहीं रह पाएंगे। मुन्ना ने अपनी परेशानी बताई। ठीक है, फिर मैं यहाँ बैठ जाती हूँ। नाना नानी देखते हैं तो देखें। गौरी ने बिस्तर पर बैठते हुए कहा। गौरी प्लीज यहाँ से जाओ। काशी को हमारे बारे में नहीं पता है। उसे पता चला कि हम उसकी दोस्त को पसंद करते हैं तो। मुन्ना ने इतना ही कहा कि गौरी उठी और आंखें दिखाते हुए मुन्ना की तरफ आकर कहा, पता चलेगा तो क्या? तुम काशी के बड़े भाई हो, तुम्हें उससे इतना डरने की जरूरत नहीं है। तुम रुको, मैं उसे बता देती हूँ। काशी। गौरी ने इतना ही कहा कि मुन्ना ने उसके मुंह पर अपना हाथ रखकर उसकी पीठ दीवार से लगाते हुए कहा, क्या कर रही हो? अच्छा ठीक है, तुम जो कहोगे हम करेंगे, लेकिन अभी के लिए प्लीज यहां से जाओ। मुन्ना ने गौरी के मुंह से हाथ हटाया तो गौरी बच्चों की तरह मुस्कुराई और हाथ की 5 उंगलियों को होठों से छूकर हवा में ही किस करके वहां से चली गई। गौरी के जाने के बाद मुन्ना ने चैन की सांस ली और कहा, पता नहीं हमारा क्या होगा। मुन्ना बाथरूम में चला गया। वह नहाकर वापस आया। तैयार होकर वह कमरे से बाहर आया तो उसने देखा गौरी कहीं नहीं गई, बल्कि बाहर सबके साथ बैठकर नाश्ता कर रही थी। उसने मुन्ना को देखा तो बुरा सा मुंह बनाकर शर्ट चेंज करने को कहा। मुन्ना ने ना में गर्दन हिला दी तो गौरी ने पास पड़ा चाकू उठाकर मुन्ना को डराने वाला लुक दिया। तो बेचारे मुन्ना ने शर्ट बदलने में ही अपनी भलाई समझी। वह जैसे ही जाने लगा, अंबिका जी ने कहा, अरे मुन्ना, वापस क्यों जा रहे हो? आओ सबके साथ बैठकर नाश्ता करो। नानी माँ, हम शर्ट चेंज करके आते हैं, मुन्ना ने कहा। लेकिन ये तो तुम पर ठीक लग रहा है मुन्ना, अधिराज जी ने नाश्ते के लिए डाइनिंग टेबल की ओर आते हुए कहा। हाँ, लेकिन थोड़ा टाइट है, आप शुरू कीजिए, हम आते हैं, कहकर मुन्ना चला गया। कुछ देर बाद वह दूसरा शर्ट पहनकर आया जो कि उस पर काफी अच्छा लग रहा था, लेकिन गौरी तो गौरी थी, उसने उसे भी रिजेक्ट कर दिया। मुन्ना फिर चला गया। काशी सब समझ रही थी, इसलिए धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, मिस गौरी शर्मा, तुम्हें नहीं लगता तुम हमारे सीधे साधे मुन्ना भैया को कुछ ज्यादा ही परेशान कर रही हो? मुझे हक है, वैसे उसने भी मुझे बहुत परेशान किया है, तो ये तो उसके सामने कुछ भी नहीं, गौरी ने खाते हुए कहा। तीसरी बार मुन्ना जो शर्ट पहनकर आया वो गौरी की ड्रेस से मैच हो रहा था। गौरी ने उसे ओके बोल दिया तो मुन्ना आकर नाश्ता करने बैठ गया। अंबिका ने मुन्ना की प्लेट में नाश्ता रखा। मुन्ना खाने लगा। छोटे दामाद जी कह रहे थे कि तुम किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में यहाँ आए हो। किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो बेटा? अगर तुम बिजनेस करने का सोच रहे हो तो यहाँ इंदौर में मेरी कंपनी है जो पिछले 5 साल से बंद पड़ी है, तुम उसे वापस शुरू कर सकते हो, अधिराज जी ने कहा। नाना जी, अकाउंट से जुड़े कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, उन्हीं के सिलसिले में, वैसे भी हम बनारस को नहीं छोड़ने वाले, मुन्ना ने सहजता से कहा। हाँ, तुम और तुम्हारा बनारस। वैसे शादी के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? अधिराज जी ने पूछा तो मुन्ना खाते खाते रुक गया। शादी के नाम से उसकी नजरें सामने बैठी गौरी से जा मिली। गौरी को शरारत सूझी तो उसने मुन्ना को देखकर अपनी बाईं आंख शरारत से दबा दी। मुन्ना को इसकी उम्मीद नहीं थी, वह खांसने लगा। काशी ने पानी का ग्लास मुन्ना की तरफ बढ़ा दिया। आप भी इस वक्त बच्चे से कैसे सवाल पूछ रहे हैं? बच्चे को नाश्ता करने दीजिए ना। अच्छा गौरी, तुम्हारी मम्मी कैसी है बेटा? अंबिका ने गौरी के प्लेट में एक और पूरी रखते हुए कहा। वो बिल्कुल ठीक है रानी माँ, उन्होंने कितनी बार कहा आपसे और नाना जी से कि घर आओ, लेकिन आप लोग नहीं आते। ऐसे नहीं तो रिश्ता लेकर आ जाइए, गौरी ने एकदम से कहा तो मुन्ना के मुंह में भरा पानी बाहर आ गिरा। गनीमत था मुन्ना ने उस वक्त साइड में मुंह किया हुआ था। अरे बेटा आराम से, हमें लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, अधिराज जी ने मुन्ना की पीठ थपथपाते हुए कहा। किसका रिश्ता गौरी? अंबिका ने पूछा। रिश्ता? किसका रिश्ता? मैंने कहा आपके और मेरे अच्छे रिश्ते के नाते आप मेरे घर आ जाइए, गौरी ने तुरंत बात पलट दी। ठीक है, इस हफ्ते हम लोग जरूर आएंगे, अंबिका ने कहा। सभी नाश्ता कर चुके थे। अधिराज जी से मिलने कोई आया था, इसलिए वे उनके साथ बैठक की ओर चले गए। अंबिका उनके चाय नाश्ते का इंतजाम करवाने लगी। मुन्ना को मीटिंग के लिए निकलना था, इसलिए वो अपने कमरे में आकर
अपना लैपटॉप, फाइल्स और जरूरी चीजें बैग में रखने लगा। उधर काशी घर के बरामदे में घूमते हुए गौरी से बात कर रही थी। हाँ, देखा तुमने, तुम्हारे भैया कितने बड़े डरपोक हैं, गौरी ने इतराते हुए कहा। अभी तुमने मेरे भैया को ठीक से जाना नहीं है ना, इसलिए बोल रही हो। मुन्ना भैया बड़ों की बहुत इज्जत करते हैं, इसलिए उनके सामने हमेशा कम ही बोलते हैं, लेकिन तुम उन्हें परेशान करने से बाज नहीं आओगी, काशी ने गौरी को आंखें दिखाते हुए कहा। बिल्कुल, मैं उसे जिंदगी भर ऐसे ही परेशान करने वाली हूँ, गौरी ने कहा। काशी, जरा यहाँ आना। किचन से अंबिका ने आवाज दी तो काशी को जाना पड़ा। गौरी वही घूमने लगी। वह मन ही मन प्लान बनाने लगी कि उसे मुन्ना के साथ कहाँ कहाँ घूमना है। मुन्ना ने अपना बैग लिया। उसने कमरे से गर्दन निकालकर पहले इधर उधर देखा। उसे घर में गौरी नहीं दिखी तो उसे लगा कि वो चली गई है। मुन्ना बाहर आया, लेकिन बरामदे से आते ही गौरी उसे फिर दिखाई दी। मुन्ना उसे नजरें बचाकर जाने लगा तो वह भी उसके पीछे पीछे चल पड़ी और कहा, हम दोनों कहाँ जा रहे हैं? देखो गौरी, अभी हमें किसी जरूरी काम से बाहर जाना है। हम वापस आने के बाद इत्मीनान से तुमसे बात करेंगे और तुम्हारी हर बात भी मानेंगे, लेकिन अभी के लिए हम तुम्हें अपने साथ लेकर नहीं जा सकते। वहां हमें किसी को साथ ले जाने की परमिशन नहीं है। तुम समझ रही हो ना हम क्या कह रहे हैं? मुन्ना ने गौरी की तरफ देखे बिना ही कहा, लेकिन जैसे ही वह पलटा उसने देखा गौरी वहां नहीं है। अगले ही पल मुन्ना को अपनी दाईं टांग पर कुछ महसूस हुआ। उसने जैसे ही नीचे देखा अपना सर पीट लिया। गौरी जमीन पर आलती पालती मारकर मुन्ना के पैर से लिपट कर बैठी थी और इस वक्त वह कुछ ज्यादा ही प्यारी लग रही थी। तो दोस्तों, ये था मैं तेरी हीर सीजन 2 का पहला भाग और इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और हाँ, सुनते रहे मैं तेरी हीर।